लास्ट संडे जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आया था इसमें, जैसे आप देख सकते हो, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। देखो, पहला विकल्प दिया है वृत्ताकार, दूसरा विकल्प दिया है परवलयाकार, तीसरा है दीर्घवृत्ताकार, चौथा है कुंडलीनुमा। आपको कराए हैं लॉरेंज बल वाले टॉपिक में, जब कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री कितने पे एंट्री करेगा, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, समांतर। जब कोई चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, ऋजुरेखीय, रेक्टिलिनियर, सरल रेखीय या ऋजुरेखीय होता है। लेकिन जब कोई पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पर एंट्री करेगा, यानी लंबवत एंट्री करेगा, तो उसका मार्ग कैसा होगा जी, वृत्ताकार। वो सीधा न जा करके एक सर्कुलर पाथ पे गति करने लगेगा। और तिरछा है, जब कोई पार्टिकल 30, 40 डॉट डॉट कोई भी 90 डिग्री या 0 डिग्री को छोड़ के किसी एंगल पे एंट्री करेगा, यानी हम इसे कह सकते हैं तिरछा प्रवेश करेगा, तो उसका मार्ग कैसा होता है, कुंडलीकृत। कुंडलीकृत का मतलब वो आगे भी बढ़ेगा, यानी इस तरह से क्या चलेगा, वो आगे को चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कुंडलीकृत। उसका मार्ग कैसा होगा, कुंडलीकृत। अपने विकल्प देखते हैं। पहला वृत्ताकार तो होगा नहीं, क्योंकि वृत्ताकार क्या होता है भैया, 90 डिग्री पे होता है। परवलयाकार भी नहीं होगा, दीर्घवृत्ताकार भी नहीं होगा। क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, कुंडलीनुमा, है ना। चलो, एक वैसे ज़्यादातर मोस्टली बच्चों का ये जवाब सही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, सिंपल है, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो कराई दिया। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं जी, ये तो किसी का नहीं होता। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर मीटर, क्या कौन सा विकल्प होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और कौन कौन सी होती है, एक तो ये हो गया, एक क्या होता है, टेस्ला, एक और तो होता है इसका, टेस्ला होता है। और कौन सा होता है, एक और होता है, कौन सा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा कौन सा होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और क्या होता है, 10⁴ गॉस। लेकिन ये गॉस क्या होता है, सीजीएस में होता है। ये कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। आगे जाके एक शायद एक क्वेश्चन भी आया था, एक वेबर। वेबर किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स 5B का होता है, वेबर मीटर किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहला, दूसरा, तीसरा देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, चुंबक के मध्य में काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उत्तरी या दक्षिण ध्रुवों के निकट काटती हैं। इसका विकल्प कौन सा था, सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आपको कराए होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी ये क्या होंगी, समदूरस्थ होंगी। इस तरह से तो जाती हैं, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और किधर जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही था, विकल्प सी ठीक था। अनंत लंबाई के रेजुरेखीय चालक तार के कारण एक डेरिवेशन कराए हैं, कौन सा, B = μ0/4π × I/r, या ए जो भी माना हो, ब्रैकेट में sin⁵1 + sin⁵2, ये आपको कराए हैं। यदि चालक कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, फॉर इन्फिनिटी लेंथ, तो क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएंगे, यानी ∅1 = ∅2 = 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसका भी 1 और इसका भी 1, 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो क्या आता है जी, B = μ0/2π × I/r। अब जरा देखो क्या क्या दिया है। ये जो आपको दिया है 10⁻⁻⁵, ये क्या है, B है। 1 एम्पियर क्या है, धारा है, लगा दो। 10⁻⁵, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 × 10⁻⁻7 × I। आपको दिया है 1/r, आपसे पूछा है। देखो, -5 से ये आप काटोगे, कितने टाइम्स कटेगा, -5 से -7 -2 है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, r = 2 × 10⁻⁻2 और r = क्या होगा जी, या तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो क्या लिखोगे, 0.02 मीटर, ऐसा लिख सकते हो, या r = 2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों ने मीटर सेंटीमीटर में गलती कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा हो गया आपका, पांचवा हो गया, पांचवा भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
बताइए किसका होता है, अमीटर का, वोल्ट मीटर का, मिलीमीटर का और गैल्वेनोमीटर का। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है सबसे उच्चतम होता है, तो ये तो आपको बहुत सिंपल है, किसका होता है, वोल्ट मीटर का उच्चतम होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेता आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होता है, वो पूछता आपसे कि आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का होता है अनंत, और आदर्श अमीटर होता तो उसका क्या होता है, जीरो। आदर्श वोल्ट मीटर का होता है अनंत और आदर्श अमीटर का होता है जीरो, ये भी विकल्प में आ सकता है। खंड ब देखते हैं क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न ये क्या है, सब एक एक नंबर वाले हैं, यानी अति लघुत्तरीय कहना चाहिए इनको। यह है छठवां, धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए उसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। कितना सिंपल था, आपको लिखाए हैं। देखो, धारा मापी से ही तो अमीटर बनता है और धारा मापी से ही वोल्ट मीटर बनता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को परपथ के साथ तो कैसे क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। परपथ के साथ कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। लेकिन उसमें जो संट लगाओगे वो कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। संट कैसे क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर को जोड़ा तो परपथ के साथ तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन जो संट लगाओगे यानी प्रतिरोध लगाओगे, संट नहीं कहते वैसे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध लगाओगे वो कौन से क्रम में लगाओगे, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसमें पूछा गया था धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए उसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा, तो आंसर लिखना था धारा मापी को अमीटर कर लेना। यहाँ पर धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए परपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर समांतर क्रम में संट लगाना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन था, इतना ही काफ़ी था। वोल्ट मीटर तथा अमीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्ट मीटर तथा अमीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है, अभी तो किया ही है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ तक कि आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। आठवां है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस टेस्ला से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ी देर पहले बताए थे, देखो सुनो। एक टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ गॉस। एक टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये पूछता है गॉस, आप इतना लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पूछ रहा है एक गॉस इक्वल टू क्या होता है, यानी गॉस किस प्रकार संबंधित है। तो एक गॉस इक्वल टू उल्टा कर दोगे 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सिंपल था। नवा देखते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को काट देंगे, 3 में कंपेरेंट टफ होगा, न्यूट्रॉन छोड़ देंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण जिनकी गति ऊर्जा बराबर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की तुलना कीजिए। इसमें आपको ध्यान होगा न्यूट्रॉन हमने कटवा दिया था, चलो न्यूट्रॉन को हटा देते हैं। कौन रह गया, एक प्रोटॉन की बात करनी है और किसकी करनी है, अल्फा पार्टिकल की बात करनी है। वृत्तीय पथों की त्रिज्या हमने अभी भी देखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, 90 डिग्री पर एंट्री करता है, कितने पर, 90 डिग्री पर, तो वो कैसे जाता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। कैसे मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। अब वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो उसकी रेडियस भी होगी। इस संबंध में आपको फॉर्मूला कराए हैं, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R =mv/qv, ये आपको कराए हैं। ठीक है, जरा देखो क्या कहता है, गतिज ऊर्जा बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी लानी है, इसमें कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, K = ½ mv²। क्या होता है, K = ½ mv²। हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, तो v² = क्या हो जाएगा, 2 गुणा में जाएगा 2K/m², को यहाँ से हटाएंगे तो v = क्या हो जाएगा, √2K/m। ठीक है, v की वैल्यू कहाँ लगाएंगे, r पे लगाएंगे। जब v की वैल्यू r पे लगाएंगे तो क्या होगा, r = क्या चल रहा है, m। v की जगह क्या लगाना है, √2K/m। वैसे तो डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं। 2K/m अपॉन क्या है जी, QB। जरा देखो, √m से m √m टाइम्स कटेगी, तो r = क्या आता है जी, r = फॉर्मूला बनता है आपका √2mk/QB। r = √2mk/QB।
क्यू बी आपका ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये क्या कहता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, समान है। काइनेटिक एनर्जी समान है और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। तो ये समान है, उसकी तो कंपेयर करनी नहीं है, हमें देखना है किस किस में क्या अंतर पड़ेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी समान है, कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र समान है, इसका भी हिसाब कर दो। अब आर का संबंध किससे रह गया, आवेश से रह गया। ठीक है, तो देखो टू भी दोनों में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हम पहले निकालते हैं प्रोटॉन, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू अंडर रूट में क्या बचेगा जी, एम। एम हमने माना मास, प्रोटॉन का मास है एम पी अपॉन क्यू पी, सही, अंडर रूट पूरा यहाँ तक आ रहा है क्यू पी, ये हो गया। आर अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा की तो तुलना करवा रहा है यहाँ से। आर अल्फ़ा इक्वल टू, देखो मास ऑफ अल्फ़ा, जो अल्फ़ा का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 4 गुना होता है, यानी 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सही है, अपॉन आवेश क्या होता है, दुगना होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर 1.6 होता है और अल्फ़ा पे क्या होता है 3.2, यानी 2, सॉरी अंडर यहाँ तक नहीं, ऊपर ही ऊपर है, थोड़ा इसको ये कट नहीं हो पाएगा, चलो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये अंडर क्या है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, क्यू भी तो बटे में लगता है 2, और क्यू की जगह क्या लगा देंगे हम, 2 गुणा क्या, 2 इंटू 2 गुणा, वो पूरा कट हो गया। चलो एक लाइन पीछे शुरू करते हैं। आर इक्वल टू हमारा आया था अभी अंडर रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। हम क्या निकालते हैं पहले, आर पी इक्वल टू, देखो काइनेटिक एनर्जी समान है, बी समान है, तो इसकी बात ही मत करो, और चाहो तो के चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। अंडर रूट में 2 मास ऑफ प्रोटॉन 2mp, के की जगह के रहने दो, अपॉन क्यू, क्यू की जगह क्या कर लो, क्यू पी कर लो, और बी तो समान है। सिमिलरली आर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2, अल्फा का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के की जगह के तो समान है, अपॉन आवेश होता है वो 2 गुना होता है, 2 इंटू क्यू पी इंटू बी। ठीक है, जरा देखो क्या कटता है, 2 से 2 चला जाएगा और वही क्या बचेगा, आर अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट में 2mp, 4 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2mp के अपॉन क्यू पी इंटू बी। आपने क्या देखा, जो वैल्यू प्रोटॉन की है, प्रोटॉन का ये बना है, और यही किसका बन गया, अल्फा पार्टिकल का बना है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा, यानी दोनों चार्ज पार्टिकलों की रेडियस क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा सवाल था, लेकिन ये किसी का सही नहीं था, शायद एक आध किसी का हो तो मैं कह नहीं सकता, और वैसे मुश्किल सही था, ये सबका गलत था, जबकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो आपको करा दिया था भी, एफ इक्वल टू, ये है आपका 10वां, एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, 10वां क्या कहता है, 10वां है 2 समांतर, अच्छा 10वां तो ये था, ये तो 11वां है, सॉरी ये 11वां है, और ये आपका क्या था, 10वां था। टेलीविजन की नली में इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर गतिमान है, यानी इधर क्षैतिज दिशा का मतलब ये होता, और किधर गतिमान है, उत्तर की ओर। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। अभी आपने देखा था जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत गति करता है तो उसका मार्ग कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल लंबवत एंट्री करेगा तो ये क्या करेगा, इस सर्कल पे घूमने लगेगा। तो अतः उत्तर दक्षिण उधर हो गया, तो इसकी दिशा क्या होगी, पूरब की ओर ज़्यादा। और अब अगर आप एक्चुअल निकालना चाहते हो तो आप किस, एक रूल कराए होंगे आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। यहाँ इस पे स्क्रीन पर तो संभव नहीं है समझाना, तो आप उसे लगा के देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, पूरब की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन है आपका खंड सी है, क्या है सेक्शन सी में, अमीटर को परपथ के साथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को परपथ के साथ समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। चलो 12वां देखते हैं, 12 में दे रखा है आपको, बारह में है अमीटर को परपथ के साथ श्रेणी क्रम में। अभी हमने कहा भी था अमीटर को कैसे क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में।
वोल्ट मीटर को किस में जोड़ोगे? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, जैसे देखो हमने अमीटर जोड़ा है, ठीक है, सुनो, जैसे ये रहा हमारा मेन सर्किट है ना, मुख्य लाइन है, यहीं से हम क्या लगा देंगे? आपका अमीटर लगा देंगे, है ना, इसी क्रम में। तो इससे क्या होगा, जो भी धारा जाएगी वो क्या होगी? अमीटर से होके जाएगी, तो धारा की एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो इसका जवाब क्या लिखना था? क्यों जोड़ते हैं? ताकि समस्त धारा या संपूर्ण धारा अमीटर से होकर प्रवाहित हो, अमीटर से होकर प्रवाहित हो। सही है। देखो एक तो ये था मीटर वाला, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरे में वो कहना चाहता है, अच्छा ये बताओ तो फिर वोल्ट मीटर को क्यों जोड़ते हो? सिंपल है, वोल्ट मीटर में धारा नहीं गुजारनी। वोल्ट मीटर का मतलब होता है विभवांतर को मापना, और विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के मध्य अंतर ही तो मापना है, ए और बी। धारा से कोई मतलब नहीं होता है, इस कारण हम उसको किस में जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13वां। देखो 13वां में क्या कहता है? 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी सरल था। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें? 3.5 यानी आर कौन सा है? 13 है ना। आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3.5 चेंज इनटू मीटर 10⁻⁻² मीटर। चलो ये हो गया। और क्या दिया है? 10 एम्पियर की धारा, ये आपको देता है ना 10 एम्पियर, तो आई इक्वल टू 10 एम्पियर। क्या पूछा? चुंबकीय आघूर्ण एम, एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल टू एन आई ए, लेकिन एन तो दिया नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू आई ए लगा दो, आई कितना है? 10, और ए की जगह क्या लगाओगे? रेडियस दी है तो पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। एम इक्वल टू 10 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्या है? 3.5 यानी 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2, और इसका क्या है? स्क्वायर है। 7/2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 7/2 इंटू 10⁻⁻²। 2 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि आर स्क्वायर था। एम इक्वल टू कुछ कटता, देखो 7 से तो 7 चला जाएगा, 7 से 7 जाएगा, है ना। 2 से ये जाएगा 5 बार, 2 से ये 11 बार, और कुछ बचा ऊपर 11, 11 सत्ते 77, है ना। 11 का गुणा 7 में करेंगे, 7 में 77 बटे नीचे क्या है? 5, पावर क्या बची? -2, और -2 माइनस का 4। एम इक्वल टू 5 का इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, बचे कितने? 2, और 5 पंजे 25। ये 5 नीचे नहीं बचा है, नीचे लिख दिया, ऊपर बचा है, यानी 5 का गुणा होगा 11 में, है ना। तो क्या हो जाएगा? 55 गुणा 7 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा, हाँ क्या होगा ये? 55, ये 5 नीचे लिख दिया, ऊपर बचा है 55 गुणा ऊपर बचा है 7 इंटू -2 माइनस का 4 गुणा करके लिख दो। एम इक्वल टू 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 इंटू 10⁻⁻4। चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, क्या? 3.85 इंटू 10⁻⁻²। 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2 कम हो गई। मात्रक क्या होता है इसका? यहाँ से देखो आई ए यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 एम्पियर की किसी अमीटर, कहाँ जा रहा है? 1 एम्पियर की किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है, इसे 10 एम्पियर तक मापने वाले अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? अच्छा सवाल है ये भी। देखो 1 एम्पियर, एक धारा तो ये है, एक धारा ये है, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, बड़ी धारा होती है और मुख्य धारा होती है। ये क्या है? आपकी आई है। चलो यहाँ लिखते हैं, गिवन में यह है 14 माह, है ना। गिवन क्या क्या दे रखा है आपको? 1 एम्पियर यानी आई जी इक्वल टू 1 एम्पियर, और क्या दे रखा है?
कुंडली का प्रतिरोध है ना, जी से दिखाते हैं, जी इक्वल टू 0.018 ओम, और क्या दिया है 10 एम्पियर, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, और क्या दिया है, यही दिया है ना। चलो किस प्रकार परिवर्तित करोगे, तो आपको पता हमने क्या देखा था, परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में शंट लगाना होता है, यानी कितने ओम का शंट लगाना होगा, इसका तात्पर्य ये है, एस निकालना है। लगा दो, क्या दिक्कत है, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। एस इक्वल टू आई जी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आई माइनस आई जी, यानी 10 माइनस 1 इंटू जी की वैल्यू क्या है 0.018, 0.018। एस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 0.018, सही है। 9 से इसको काटते कितना टाइम्स करता है 0.02, तो एस इक्वल टू आपका क्या आ गया जी 0.02 ओम। तो क्या लिखोगे, अतः समांतर क्रम में, अमीटर बनाने के लिए समांतर क्रम में 0.02 ओम का शंट लगाना होगा, शंट लगाना होगा, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो ऐसे ही क्या है आपका 15वां भी ऐसे दिया है, क्या कहता है 15 में, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 2000 ओम है तथा यह 200 मिली एम्पियर तक धारा मापता है। इसे 2 एम्पियर की परास वाले अमीटर में परिवर्तित करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना होगा। सेम पहले की जैसा हमने पहले किया था वो ऐसा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अच्छा, ये 2000 ओम क्या है, जी इक्वल टू गिवन गैल्वेनोमीटर, जी इक्वल टू 2000 ओम्स, ठीक है। कहता है वोल्टमीटर का प्रतिरोध इतना 2000 ओम तथा 200 मिली एम्पियर तक धारा मापता है। एक 200 मिली एम्पियर, एक 2 एम्पियर अभी बताया था, ज़्यादा वाली मुख्य धारा, कम वाली आई जी होती है। तो आई जी इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। आपको पता है मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का गुणा करते हैं एम्पियर। आई जी इक्वल टू 2 जीरो चले जाएंगे, 2 × 10⁻⁻1 एम्पियर। 2 × 10⁻⁻1 को क्या लिखते 0.2 एम्पियर, सही है। ये हो गया आपका। आगे क्या दे रखा है आपको, मुख्य धारा भी दे रखी है 2 एम्पियर, यानी आई इक्वल टू क्या है 2 एम्पियर। क्या पूछा है आपसे, शंट, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। एस इक्वल टू आई जी की वैल्यू क्या है 0.2 अपॉन आई माइनस आई जी, यानी 2 में से 0.2 जाएगा तो क्या बचेगा 1.8 इंटू जी की वैल्यू क्या है 2000। देखो 2 से काटोगे 9 टाइम्स कटेगा, यानी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000 अपॉन कितना है 9। एस इक्वल टू 9 का भाग दोगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे आता जाएगा 222.22 क्या ओम। सिंपल, ठीक है। आपका 14वां हो गया, 15वां हो गया। 16वां देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ही मात्रा लिखी है, वो ये बराबर एन आई, उसी से परिभाषा बना देते और मात्रा लिख देते। फिर है आपका 17वां क्या कहता है, चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक उदाहरण दीजिए। ये बच्चों ने काफ़ी गलत किया है, कुछ भी देते, धारावाही लूप। अरे धारावाही लूप भी तो इसी का कार्य करता है, तो आपको इसमें क्या लिख देते, धारावाही लूप क्या करता है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। 18वां देखो,
किसी क्षण एक आवेशित कण एक लंबे सीधे तार के समांतर गतिमान है, कण का मार्ग कैसा होगा, थोड़ा इसे समझना। किसी क्षण एक आवेशित कण है, ठीक है, चलो चार्ज पार्टिकल है, मैंने माना कोई 18वां है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, किसके समांतर है, एक लंबे व सीधे धारावाही तार, ऊपर क्या है, तार है, और इस तार में क्या है, करंट जा रहा है, ठीक है, गतिमान है, तो इस पर लगने वाला बल कार्य करता है या नहीं, कण का मार्ग कैसा होगा। अच्छा बताओ, इसमें क्या है, करंट जा रहा है, और ऑरस्टेन ने क्या बताया था, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लंबवत पैदा होता है, इसके वायर के चारों ओर ही तो पैदा होता है। अब ये मान लीजिए ये क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश जा रहा है। और अभी आपने देखा था जब कोई चार्ज पार्टिकल लंबवत एंट्री करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये थीटा क्या होगा, 90 होगा, तो मार्ग कैसा होगा, सर्कुलर यानी वृत्ताकार होगा, किससे, लॉरेंज बल के नियम से। अच्छा, लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल होता है F = QBV, आपको कराए हैं, तो इसमें आपको लिखना था कण का मार्ग कैसा होगा, कण का मार्ग वृत्ताकार होगा, ठीक है। 19वां देखो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित किए जाते हैं, इनमें किसका वेग अधिक होगा और क्यों अधिक होगा, चलो इसे भी देखते हैं। 19 है, अभी हमने देखा था कि K का जो बेसिक फॉर्मूला होता है K = हाफ एम वी स्क्वेयर। देखो ये गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी, VQ से, K = VQ लगा सकते हैं, कहता है, आप कहोगे K तो डायरेक्ट दिया नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इसमें क्या कहता है, समान विभव से त्वरित किए जाते हैं। एक फॉर्मूला भी तो कराए हैं, कौन सा, V = W/Q, और यहाँ से W निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, VQ, ये W ही क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, यानी K = VQ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये साइंस है, यानी विभव दे रहे हैं और आवेश है, ये तो क्या गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा। यहाँ से V² = 2K/m, V = √2K/m होता, V = √2K/m होता। अब ये क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन का समान विभव यानी WP के लिए भी V समान है और Q भी समान होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, इनके लिए विभव तो दोनों समान हैं। और आप जानते हो जो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है वही आवेश प्रोटॉन का होता है, इस प्रकार गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, उनकी समान ही होगी। अब V का संबंध, K तो दोनों में कॉमन है, V का संबंध किससे रहेगा, M से। चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, VE = √2K/m E, सही है। दूसरा है प्रोटॉन, VP = √2KP, या KE नहीं करना क्योंकि समान है, /MP। जरा देखो VE और VP का M से कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, यानी VE/VP कर दें तो क्या हो जाएगा, MP/ME इन √, यानी VE के डायरेक्शन में क्या है, MB की बराबर क्या है, MP, VP के बराबर ME। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या लिखोगे, अतः क्या, किसका द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो VE > क्या, VP, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से क्या होगी, अधिक होगी, है ना। चलो 19वां होता है चुंबकीय फ्लक्स। 20वां देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं विमा बताइए। फाई = क्या होता है, BA cos थीटा, कौन विमाही राशि है, अतः फाई = क्या बन जाएगा, BA, क्या बन जाएगा, BA। चलो तो क्या, फाई का मात्रक B का मात्रक, B का होता है वेबर/मीटर² इंटू एरिया का मीटर² से मीटर² जाएगा, क्या बचेगा, वेबर। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं थी। विमा की बात करते हैं, फाई की विमा = क्या होता है, B की विमा इंटू A की विमा, B की विमा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो ऐसे किया करो, एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने देखा होगा, F = IBL, क्या होता है, F =
आई बी एल। यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आई एल। तो एफ की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस 2 अपॉन आई बोले तो ए और एल बोले तो लंबाई, लंबाई की एल होती है, एल से एल जाता, क्या बचती, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, यानी चुंबकीय क्षेत्र विमा ये होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा दीजिए। क्या निकाली थी अभी हमने, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 इंटू ए की क्या होती है, एल स्क्वेयर, क्या बनती, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 ए माइनस 1। सिंपल था ये भी। ठीक है, आपका 19वां हो गया, 20वां हो गया, 21वां भी देख लेते हैं। 21वां भी अच्छा सवाल है। 21वें में क्या दिया है, बीस 19 21, सिद्ध कीजिए कि वेबर की विमा वही है जो वोल्ट सेकंड की है। अच्छा, ये तो आपको अभी भी देखा, वेबर किसकी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की होती है। वेबर किसकी विमा होती है, वेबर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की होती है। अब ये कहता है इसकी विमा भी वही होगी जो वोल्ट सेकंड की है। चलो देखते हैं। आपने देखा होगा फैराडे का प्रथम नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन के नियम से। न्यूमैन के नियम से, न्यूमैन का नियम क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। न्यूमैन ने यही तो कहा था, जब किसी परपथ या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के सिरों पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसे निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, अरे वेबर बी की नहीं, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई या फाई की। ठीक है, यहाँ से देखो क्या करते हैं हम, डेल्टा फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा फाई इक्वल टू ई बोले तो वोल्ट, वैद्युत वाहक बल तो है, इंटू टी बोले तो सेकंड। तो आपने क्या देखा, वोल्ट सेकंड कहो या तो वोल्ट सेकंड कहो या आप वेबर को, बात तो एक ही है। तो जो इसकी विमा होगी वही इसकी विमा होगी। तो आपको लिखना, अतः वेबर की विमा वोल्ट सेकंड की विमा के बराबर होती है, ये लिखना था। 22वां देखो, इलेक्ट्रॉन का एक पुंज जो कि एक समान वेग से गतिमान है धीरे धीरे अपसरित हो रहा है। जब यह उच्च वेग तक त्वरित किया जाता है तो अपसारित होने लगता है, क्यों, सिंपल था, ये भी कर सकते थे आप। देखो इस तरह से पुंज मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पुंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले क्या होता है, ये अपसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलना, यानी इस तरह से क्या होते हैं, ऐसे जाके इधर उधर को प्रकीर्णित होते हैं, फैलते जाते हैं, यानी मार्ग इनका ऐसे करके जाते हैं। कहता क्या है ये, लेकिन जब है ना उच्च वेग से, सुनो अभी क्या है, ये भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव है। अभी सभी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सभी नेगेटिव हैं। अब आपको पता है लाइक चार्जेज आर रिपल्स टू ईच अदर, प्रकृति में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। फिर वो कहता है यदि ना उच्च वेग तक त्वरित कर दिया जाए, यानी बहुत स्पीड से भेजा जाए, तो अपसारित होने लगते हैं। अपसारित का मतलब होता है सिकुड़ने लगते हैं। चलो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से देखो F प्रोपोर्शनल टू V ही तो है। जब ना उच्च वेग से भेजोगे, उच्च वेग से भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक और बल लगने लगेगा, कौन सा, लॉरेंज बल। कौन सा बल लगने लगेगा, लॉरेंज बल। और उस लॉरेंज बल के कारण अब उनका फैलना बंद हो जाएगा और ये क्या करेंगे, अपसरित यानी अंदर की ओर। पहले क्या था, प्रतिकर्षण बल ज़्यादा था, शुरुआत में प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा था तो फैल रहे थे। अब लॉरेंज बल का मान प्रतिकर्षण बल से भी ज़्यादा होगा और उसके विपरीत होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, अब अंदर की ओर आने लगेंगे। तो ये आपको थ्योरी बना के लिखनी थी। खंड द देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 दिए जाते हैं, 4 5 नंबर के होते हैं। पहला देखो, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बाइसेवर्ट का नियम लिखिए। कराया है, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आप आसानी से कर लेते। क्या फॉर्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। 24वां था, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य आरोपित बल के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये भी अभी बीच में कई बार आ चुका है, सवालों में भी आ चुका है। F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर या ए जो भी माना हो इंटू एल। एल को बटे में ले आओगे तो 1 अंक लंबाई का लग जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए क्या लिखते हैं आप, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर
एंड आर इक्वल टू 1 मीटर, तो आपके और तब एफ अपॉन एल बराबर की वैल्यू क्या आती, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो एफ अपॉन एल की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 कब आती है, जब I1 I2 की वैल्यू 1 तथा आर की वैल्यू 1 होती है। तो आपको लिखना था, अतः 1 एम्पियर वह धारा है जो दो समांतर रेखीय चालक तारों में ये परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर रेखीय चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रति एकांक लंबाई पर कितना 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। आप लिख सकते थे। 23 है, 24 है, 25वां न्यूमेरिकल है, चलो इसको करा देंगे। 26वां ये क्या लिखना था आपको, डेरिवेशन था m इक्वल टू NIAB, ये भी NIAB साइन थीटा, पहला ही डेरिवेशन है। 25वें को देखते हैं, वैसे ये करा दिया है क्लास में मैंने। देखिए क्या कहता है, एक लंबे क्षैतिज जकड़े तार में 100 एम्पियर धारा प्रवाहित। चलो एक तार है, अच्छा खासा जकड़ा हुआ तार है, इसमें कितना करंट जा रहा है, 100 एम्पियर। कितना जा रहा है जी, 100 एम्पियर। इसके ठीक ऊपर एक महीन तार है, एक और पतला सा तार है, ठीक है। ये वाला तार कैसा, अच्छा खासा बाहरी भरकम है, 100 एम्पियर करंट जा रहा है। और महीन 200, लेकिन ऊपर वाले तार है उसमें कितनी धारा जा रही है, 200 एम्पियर, ठीक है। जिसके एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन है। चलो आप क्या लिखोगे, गिवन I1 इक्वल टू I2 इक्वल, सॉरी कहाँ चल रहा है दिमाग, I1 इक्वल टू मैंने माना 100 एम्पियर, I2 इक्वल टू 200 एम्पियर, सही है। I1 इक्वल टू 100 एम्पियर, I2 इक्वल टू 200 एम्पियर। एकांक लंबाई का भार यानी F अपॉन L इक्वल टू 0.05 न्यूटन पर मीटर। ये क्या कहता है, अब देखो ये वाला तार क्या नीचे को गिरेगा, लेकिन क्या प्रतिकर्षण के कारण टिका रहता है। बताओ, दोनों तारों के मध्य प्रतिकर्षण के लिए जो पहले ऊपर वाला तार है ये वाला, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, समान दिशा होगी या विपरीत दिशा होगी। इसमें उल्टा होता है, आवेश से कंपेयर मत करना। अगर समान दिशा है तो प्रतिकर्षण होगा, समान दिशा है तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे ना होकर के कुछ ऐसे होगी, यानी विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा होने पर ही प्रतिकर्षण होगा। चलो हालांकि उससे मैटर नहीं है, फिर भी बता दिया है। चलो लगाइए, आपने अभी देखा था F अपॉन L इक्वल टू क्या होता है, μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। ये कितना दिया है, 0.05 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, 100 गुणा 200 बटे R तो आपसे पूछा ही है। चलो 1 2 3 4 पावर कम हो गई, क्या बची, -3। R इक्वल टू 2 का इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 4 बचा ऊपर, 4 बटे 4 इंटू 10⁻³ बची अपॉन 0.05, 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.05 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 0.8 इंटू -2 से कम हो जाएगी, माइनस का 1, क्या हो जाएगा, 0.08 क्या मीटर या 8 सेंटीमीटर। ये वैसे ज़्यादातर बच्चों का सही था। आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई न्यूमेरिकल या कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसे अगली वीडियो में समाहित कर लेंगे।